नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वह अपने आप में बेहद संवेदनशील विषय है। मैं संवेदनशील इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे कि बात ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वह URPWD पद सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर के बिटवीन द लाइन अगर यहाँ पर स्टडी करेंगे ना तो आपको दिखने लग जाएगा कि ये मुद्दा जो है आरक्षण से जुड़ा हुआ है। और आरक्षण का मुद्दा जब जब हमारे देश में आता है, हमारे समाज के समक्ष आता है, हमारा समाज कुछ ज्यादा ही सचेत हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आरक्षण कहीं ना कहीं अफर्मेटिव एक्शन लेता है। आरक्षण कुछ वर्गों को अधिकार देने की बात लाता है। आरक्षण उन लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है जो समाज में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तौर पर पिछड़ गए हैं, तो उनको अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा यानी कि कुछ छूट दे करके समाज के मुख्य धारा में लाने की बात की जा रही है। और जब एक साथ सब आ जाते हैं तभी तो समावेशी विकास हो सकता है हमारे समाज का, हमारे देश का। तो ये कोशिश यहाँ पर आरक्षण का जो ध्येय है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब समझिए, अब क्या होता है कि चूंकि जो व्यवस्था है, सरकार है, शासन है, विभिन्न नौकरियों में, प्रमोशन में, कहीं नामांकन में, इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं नियम कानून फंसता ही रहता है। आरक्षण का मुद्दा जो है ना थोड़ा सा रॉकेट साइंस जैसा है भी, कुल मिलाकर के थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है। कई बार प्रशासन, सरकार भी उलझती रहती है, कई बार तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही उलझ जाती है। तो कुल मिलाकर के समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के माध्यम से इन सब चीजों पर विस्तार किया गया है, बातें की गई है। आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है ये निश्चित तौर पर अपने आप में ऐतिहासिक है, बहुत ही निर्णायक फैसला है और स्वागत योग्य है। कैसे, समझिए। क्योंकि दो तीन बातों को लेकर के चर्चा की गई है। PWD कैंडिडेट अब कहा जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनको लेकर के। अब समझिए, जो भी व्यक्ति हमारे समाज में दिव्यांग हैं तो जाहिर सी बात है समाज में जीने के लिए, गरिमामयी जीवन के लिए, सम्मान से अपना कार्य कर सके, अपना जीवन यापन कर सके, इन तमाम चीजों को लेकर के उनको भी आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। अब वो आरक्षण जो है वो कैटेगरी के आधार पर भी है, यानी कि जैसे हम सब जानते हैं हमारे समाज में जो आरक्षण की व्यवस्था है ऐतिहासिक तौर पर SC ST को दिया गया था, और उसके बाद 90 के दशक में OBC को है, और पिछले कुछ समय में से देख रहे हैं हम 2019 से ये जो 10% है वो EWS को भी आरक्षण दिया जाता है। कहीं कहीं जो है वुमेन को भी आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। कुछ राज्य सरकार तो जो एक कह सकते हैं कि फ्लैट रिजर्वेशन देती है 35%, तो 50% जो भी महिलाओं को ये भी दिया जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति दिव्यांग हैं इनको भी आरक्षण दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे समाज के जितने भी वंचित समुदाय हैं इनके लिए अफर्मेटिव एक्शन किया जाता है। अब इसमें कैटेगरी देखिए, सब आगे, सारे समाज के वर्ग आ गए, लेकिन एक कैटेगरी बच गया, वो क्या है? जनरल। अब जनरल क्या होता है इसको समझना है। इसी बात को लेकर के विवाद हमेशा रहता है कि जनरल क्या समझा जाए। देखिए, जनरल कैटेगरी जो है ना सुप्रीम कोर्ट इस बार भी डिफाइंड की है फिर से। अब जनरल कैटेगरी का तात्पर्य है, एक तरह समझिए, खुला मतलब ये ओपन मेरिट होने वाला है ना। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल कैसे होगा? मेरिट के आधार पर होगा। मामला क्लियर हो रहा है? अब जैसे कि EWS के आरक्षण को 10% जब आप जोड़ देंगे, आपने इंदिरा साहनी केस पढ़ा होगा, उसमें कहा गया था कि भाई आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हम सब यही मान के चल रहे थे। लेकिन 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होना था उससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो अलाइड गवर्नमेंट है NDA, इन सब ने ये डिसाइड किया पार्लियामेंट में कि समाज के वे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए 10% हम रिजर्वेशन दे देंगे। तो 10% वो आ गया। कुल मिलाकर के रिजर्वेशन का दायरा जो है तकरीबन अगर आप देखेंगे तो वो 59.5% रहा है। तकरीबन मैं कह देता हूं 60% के आसपास रिजर्वेशन ये पहुंच गया है। तो इसके अंतर्गत सभी आते हैं ना। 27% OBC भी है, SC भी 15 के आसपास, ST भी जो है वो 7.5 के आसपास। राज्यों में थोड़ा सा अलग अलग भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें EWS भी है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? अब आप कहेंगे इसमें दिव्यांगता वाला रिजर्वेशन कहां है? तो इसी के अंतर्गत ना, बाकी सब के अंतर्गत वो भी PWD भी शामिल किया जा रहा है। अब जब ये रिजर्वेशन वाला मामला है तो यहां पर ये कतई नहीं कहा जा रहा है कि जनरल जो लोग हैं उनको 40% रिजर्वेशन है। क्योंकि 60 इधर हो गया तो 40 इधर बच गया। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 40% इनको रिजर्वेशन है, नहीं। मैंने यही पहले लिखा है, ये ओपन है। ओपन का तात्पर्य कि अगर इनको मेरिट ज्यादा आता है तो ये भी जंप मार के इधर चले जाएंगे, इनको आ जाता है तो ये भी इधर चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे, PWD भी चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर समझिए, ये जो PWD कैंडिडेट हैं इनके भी अपने अपने, ऐसे समझिए, जैसे OBC, तो OBC PWD भी होगा,
पहली बात कि जो व्यक्ति ओबीसी समुदाय से आ रहे हैं उसमें भी तो दिव्यांगता हो सकता है ना, ठीक, उनका रिजर्वेशन क्या, एससी, इसमें भी पीडब्ल्यूडी होंगे। इस चीज को समझ लीजिए, अगर इसको समझ लेंगे तभी मुद्दा आगे समझ में आएगा, नहीं तो मैंने पहले कहा बहुत कॉम्प्लेक्स है ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे एसटी है तो इसमें भी दिव्यांग व्यक्ति होंगे ना, क्लियर होता जा रहा है, इसमें भी दिव्यांग व्यक्ति होंगे ना। तो अब आप बताइए कि एक दिव्यांग व्यक्ति है, यहां पर एग्जांपल लेते हैं, ओबीसी पीडब्ल्यूडी, मतलब देखिए ये दिव्यांग व्यक्ति हैं जो कि अदर बैकवर्ड क्लास से आते हैं, इनको रिजर्वेशन चाहिए। अब मान लेते हैं ये अधिक योग्यता लाने वाले हो गए, मेरिट वाले हो गए, तो ये जंप करके जनरल में आएंगे, ठीक है। तो क्या इनको इस आधार पर रोका जा सकता है कि नहीं भैया आपको जनरल में हम नहीं आने देंगे, आपके पास ऑलरेडी ओबीसी पीडब्ल्यूडी है तो आप उसमें चले जाइए, वहां रिजर्वेशन आपको मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? फिर से बात कीजिए, ओपन है ये खुला दरवाजा है, ये सबके लिए है। इधर जिनको दिया गया है परसेंटेज वो तो है ही, लेकिन मेरिट, ये मेरिट के आधार पर है, विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर, तो ये इधर आ सकते हैं। इसी चीज को ठीक से समझा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जितनी बातें मैं बताया हूं ना उसी को देखेंगे। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने बता दिया क्योंकि वो समझ जाएंगे तभी डिबेट समझ में आएगा, नहीं तो आइडिया ही नहीं लगेगा हुआ क्या। इसमें दो शब्द आता है, एक होता है आप सुनते होंगे वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये क्या होता है इस पर भी आज मैं बात कर लूंगा, थोड़े से समझ लेंगे, हालांकि बहुत उलझाऊ चीज है लेकिन देख लेंगे, थोड़ा एग्जाम वगैरह में आ जाए तो आपके काम बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को लेकर के स्पष्ट किया है कि यूआर यानी कि अनरिजर्व अनारक्षित श्रेणी के तहत आने वाले दिव्यांग पीडब्ल्यूडी पद केवल सामान्य वर्ग तक सीमित नहीं है। क्लियर? आगे ये मैं समझा चुका हूं। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के मेधावी दिव्यांग उम्मीदवार भी समान रूप से क्या होंगे? हकदार होंगे। ओबीसी मेरिट भी यहां पर आ जाएंगे। ये नहीं कहना कि जनरल है तो ये जनरल पीडब्ल्यूडी ही केवल आएगा और ओबीसी पीडब्ल्यूडी को कहा जाएगा कि नहीं आप भागिए, अपने आपके पास जो रिजर्वेशन है उस कैटेगरी में जाइए। नहीं, ये आ सकते हैं, ओपन है, ये सब आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है जनरल में। यही लाइन यहां पर लिखा गया है। तो जितनी इधर मैंने कहानी समझाया ना कैलकुलेशन करके, यही दो लाइन ये लिखा हुआ है केवल। क्लियर हो रहा है चीजें? समझिए। अब यहां पर कानूनी सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि मेरिट सर्वोपरि होगा। स्पष्ट कोर्ट ने कहा है कि अनारक्षित पदों के लिए चयन का एकमात्र मानदंड योग्यता ही है। देखिए आइए फिर से, यहां पर मैंने बताया था नहीं, ये ओपन और मेरिट ही एकमात्र योग्यता है, वही लाइन यहां पर लिखा हुआ है। तो जितनी पंक्तियां है, सुप्रीम कोर्ट क्या है ना, देखिए कोर्ट वगैरह में जब डिसीजन होता है, किसी चीज को लेकर के बहस होता है, तो कोर्ट तो सीधा अपना डिसीजन सुना देती है, वो बैठ करके समझाने के लिए नहीं, आप फिर डिकोड करते रहिए उसकी बातों को। तो इसीलिए जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि भाई आपको समझ में आए ना आए तो थोड़ा सा डिकोड किया जाए इन चीजों को। तो जो यहाँ लिखा है वह उसको मैंने पहले ही बता दिया है। समानता के अधिकार की बात किया गया। समझिए, समानता के अधिकार की बात करेंगे साथियों, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में जो कि पार्ट 3 में है, समानता के अधिकार की बात सबसे पहले किया गया है। 14 से 18 तक जो आर्टिकल हैं, इसके अंतर्गत कहा गया है ना कि भाई जाति, धर्म, लिंग, इन सब चीजों के आधार पर हम जो है भेदभाव नहीं करेंगे, सभी के लिए एक समान रूल होगा। तो समानता का अधिकार कहने का मतलब है समान शारीरिक स्थिति, यानी कि पीडब्ल्यूडी श्रेणी वाले सभी व्यक्तियों, ध्यान रखिएगा इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, शब्दों का महत्व है यूपीएससी में। सभी व्यक्तियों के साथ क्या होगा? समान व्यवहार किया जाएगा। समान शारीरिक स्थिति जिनकी रहेगी ऐसे सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे उनकी सामाजिक श्रेणी क्या हो, कुछ भी हो। सामाजिक श्रेणी कुछ भी हो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? चाहे वो ओबीसी पीडब्ल्यूडी से आए, एससी पीडब्ल्यूडी से आए, एसटी पीडब्ल्यूडी से, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी से, जनरल पीडब्ल्यूडी से, डजंट मैटर, सबके लिए एक जैसा नियम कानून होगा। यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। क्लियर हो गया? आरक्षण का स्वरूप क्या है? पीडब्ल्यूडी आरक्षण एक क्या होने वाला है मैं बताऊंगा आगे, धैर्य रखिएगा, ये शब्द से घबराना नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, आ गया वो भूत। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो वर्टिकल श्रेणी यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी के आर पार लागू होता है। ये दोनों को जरा रोक के रखिएगा, मैं बता दूंगा तो आपका यह भी क्लियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आसान ही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए मामला क्या है जरा पहले इसको समझ लेते हैं, फिर वहां आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, हालांकि किसी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि किस केस में इसकी चर्चा किया गया, कभी ऐसे वगैरह में लिखना हो आरक्षण पे आए तो आप इसको कोट कर सके। मामला है जूनियर सिविल इंजीनियर पद से संबंधित था। पद का प्रकार क्या है? ठीक से अब यहां पर धैर्य से समझना पड़ेगा आपको। पद का प्रकार क्या है? यूआर। यूआर मतलब अनरिजर्व।
अनारक्षित वही 40%, याद है ना वो स्लाइड। और इसमें क्या है, PWD LB, ये टाइप फिर हो जाता है, उसमें अलग अलग श्रेणी है, कितनी परसेंट दिव्यांगता है, इन सब चीजों को लेकर के कुल मिलाकर कितना समझिए यूआर PWD है। यानी कम दृष्टि अंधापन वाले दिव्यांगों के लिए अनारक्षित पद, ठीक है। LB मतलब हो गया यहाँ पर जो दृष्टिबाधित हैं उनसे संबंधित ये हो गया, तो दिव्यांगता तो है और यूआर में है, तो इनके लिए अनारक्षित पद ये हो गया। अब आगे विवाद क्या हुआ, अब यहां पर एक ओबीसी ए श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार ने सामान्य श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त कर लिया। यानी कि समझिए दोनों दिव्यांग ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कैटेगरी से हैं। एक जो है वो यूआर से है, दिव्यांग ही है, एक जो है दिव्यांग है लेकिन वो ओबीसी से है। ओबीसी वाले भाई साहब को अधिक मार्क्स आया है। क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं। अब हाई कोर्ट में मामला फिर पहुंचा। अब रुक क्या हुआ, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह कहकर ओबीसी उम्मीदवार को चयन से वंचित कर दिया। इनको कहा भाई साहब आपको नौकरी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सीट किनका है, ऊपर वाले का, क्योंकि यह सामान्य पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार उपलब्ध है तो पद उससे ही मिलना चाहिए। क्लियर हुआ। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, आपको ज्यादा अंक आ गया तो आ गया, लेकिन आपके लिए तो ऑलरेडी ओबीसी ए कैटेगरी दिया गया है ना इस पीडब्ल्यूडी के लिए, तो आप फिर इसमें क्यों आना चाहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इनको कहा कि नहीं ये तो यूआरपीडब्ल्यूडी के लिए ही होगा, आपके लिए नहीं होगा, और इनको कहा आप जाइए, वंचित कर दिया। अब ये भाई साहब रुकने वाले नहीं थे, ये मामले को लेकर के पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ठीक से समझा। अब देखिए मैंने पहले कहा ना कि आरक्षण इतना जटिल मुद्दा है, हाई कोर्ट भी फेल हो गई समझने में, है ना। हाईकोर्ट भी क्लियर नहीं कर पाएगी कि जनरल यूआर में जाना चाहिए पीडब्ल्यूडी या ओबीसी पीडब्ल्यूडी, क्या करे, कंफ्यूजन हो गया और फिर फैसला गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, स्टडी किया चीजों को, कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसे कैसे हो सकता है। जनरल का मतलब ही है ओपन, जनरल का मतलब है कोई भी उसमें जा सकता है, जनरल का मतलब है मेरिट आधारित होना चाहिए, तो फिर ऐसे ओबीसी के साथ कैसे किया जा सकता है। अधिक अंक लाया तो उसको भेजो वहां पर। आप ये नहीं कह सकते कि आपके लिए अलग से दिव्यांगता का आरक्षण दिया गया तो आप उधर जाइए, ये कैसे हो सकता है, ये तो समानता के न्याय के खिलाफ हो गया। तो यही बात यहाँ पर न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा। देखिए ये क्या कह रहे हैं, इनके स्टेटमेंट को पढ़िए। जजेज लोग जो बोलते हैं ना, इनकी भाषा को पढ़नी चाहिए, बहुत ही मधुर भाषा होती है कानून के नजरिए में। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि समाज का आंख खोलते हैं ये भाषा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत क्लिष्ट थोड़ा बोलते हैं, तो हम लोग जरा इनको डिकोड करेंगे। यदि, अब देखिए क्या कह रहे हैं, यदि टर्म एंड कंडीशन पहले लगा रहे हैं, ये जो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल, इनकी पहचान होती है, ये हमेशा ना इफ एंड बट, किंतु परंतु करके बात करेंगे। देखिए यदि अनारक्षित पद किसी विशेष दिव्यांग श्रेणी के लिए है, अनारक्षित पद, चलिए अब यहां पर जनरल, जो मैंने वो स्लाइड समझाया था पहला वाला, ध्यान रखना है। अनारक्षित पद किसी विशेष दिव्यांग श्रेणी के लिए है तो वह एससी, एसटी या ओबीसी सहित सभी सामाजिक श्रेणियों के लिए उन उम्मीदवारों के लिए खुला है जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। यानी कि ओबीसी पीडब्ल्यूडी, वही बातें, एससी पीडब्ल्यूडी और मतलब एसटी पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, और यहां आप कह रहे हैं ये जनरल पीडब्ल्यूडी। तो कुल मिलाकर कह दिया इन्होंने कि देखिए वही प्रावधान होना चाहिए जो बाकी उम्मीदवार के लिए, मतलब बाकी दिव्यांग लोगों के लिए है। तो मामला है कि ये सब इकट्ठे जो हैं इधर जा सकते हैं, कोई दिक्कत जाने में नहीं है, जनरल में रोका नहीं जा सकता है। और इसके आधार पर कहा गया है कि भाई ये मेरिट का सम्मान करना है। यदि आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी का कोई दिव्यांग उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवार से बेहतर अंक लाता है तो पद अधिक मेधावी उम्मीदवार को मिलना चाहिए। क्लियर हो रहा है। तो यहां पर एक बात मेरिट को लेकर के कह दिया, यानी कि जनरल में मेरिट। आगे, ठीक है, आगे भेदभाव का अंत, दूसरा पॉइंट, किसी योग्य उम्मीदवार को केवल इसीलिए बाहर नहीं किया जा सकता कि वह आरक्षित सामाजिक श्रेणी से है। आरक्षित सामाजिक श्रेणी अभी मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। कहने का मतलब ओबीसी से आता है तो आपको भैया अदर बैकवर्ड क्लास और इसका पीडब्ल्यूडी वाला मिल ही रहा है, तो आपको हम जनरल में क्यों आने देंगे, ऐसा नहीं किया जा सकता है। मनमाना और संविधान के समानता के सिद्धांत का ये उल्लंघन फिर होगा। और फिर अनारक्षित का अर्थ क्या है, बहुत जरूरी तो ये है समझना। ये बात सरकार को भी समझना है, प्रशासकों की भी समझना है, तमाम जो हाईकोर्ट जुडिशियली वगैरह लोग हैं ना, सबको ये बात ठीक से समझना है। क्योंकि पिछले कुछ समय में इतनी बार कोर्ट ने इस बात को लेकर के चर्चा कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई जनरल का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात मैंने आपको पहले दिया कि ओपन, सभी के लिए खुला और मेरिट बेस।
इतना ही मामला है। तो उन्होंने कहा देखिए अनारक्षित का अर्थ है खुला, ओपन, ना कि केवल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए। पूरा डिबेट ही यही है। लोग यहां पर जो इस पे आइए, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही ये कहा जाता है कि ये जनरल के लिए है, तो जनरल के सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए लोग समझ लेते हैं। रिजर्व नहीं है 40%, ये कहा गया है कि ये बचा हुआ 40% जो है उसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवार तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन इन सबको मेरिट अगर इससे अधिक आ जाता है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को, तो ये भी जंप करके इसमें चले जाएंगे। इसीलिए ये ओपन है, इसीलिए मेरिट बेस पे है। क्लियर हुआ चीजें? यही सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहानी कह करके समझाया है। तो रिजर्वेशन जो है ना, इसीलिए यहां पर टेढ़ी खीर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना अभी तक मैंने आपको समझाया है, आप ठीक से समझ गए होंगे, आपको एकदम कहानी समझ में फिट आ गया होगा माइंड में। अगर इतना तक समझ गए हैं तो एक लेवल में आपको और बढ़ाना चाह रहा हूं। अब जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पे ले चलता हूं, थोड़ा सा आपको परेशान करता हूं, और वो परेशानी आपके लिए क्षेत्रीय रिजर्वेशन की बात करता हूं, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। आप कहेंगे ये कहां फंसा दिए आप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए इससे पहले भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लेकर के काफी चर्चा किया गया है, तो यहां पर जरा चर्चा करना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि मैं छोड़ सकता था चाहता तो, लेकिन चूंकि क्या है ना कि आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, तो फिर गड़बड़ ना हो जाए, कुछ कहीं ऐसा आ गया तो आपके पास होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, बहुत तेजी है, घबराना नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भारत में आरक्षण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कॉमन बात हो गया, मामला खत्म। यानी कि जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो दो तरह के रिजर्वेशन है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। इतनी बातें हो गई यहां पर। यह अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों जैसे महिलाओं, ध्यान देना है, पूर्व सैनिकों, ट्रांसजेंडर समुदाय और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, इन सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल, मेरे हाथ पे ध्यान दीजिएगा। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ, इसमें क्या कास्ट बेसिस पर किया गया है काम? नहीं ना। इसमें क्या है, ये जो लाइन यहां पर है, यह वर्टिकल श्रेणियों को काटते हुए लागू होता है। अभी वर्टिकल बताऊंगा तो और समझ में आएगा। जरा इस लाइन को एक बार फिर से पढ़िए, आंख बंद कीजिए और समझिए क्या कहने का तात्पर्य है। बिटवीन द लाइन क्या कहा गया है? अरे भैया सिर्फ इतना है कि जो वंचित समुदाय है ना हमारे समाज के, और जाति के आधार पे नहीं, ठीक है, अगर कास्ट को हटा दीजिए, चाहे वो कहीं भी हो। अब जैसे महिलाओं की बात की गई, चाहे वो महिला किसी भी कास्ट की हो, पूर्व सैनिक किसी भी कास्ट के आते हो, ठीक है, ट्रांसजेंडर जो है वह भी, और दिव्यांग व्यक्ति किसी भी कास्ट के आते हो, इन सब के लिए क्या बात की गई है? समान अवसर देने के लिए जिस तरह का अफर्मेटिव एक्शन है, वह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? अब चलिए जरा यहां पर उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण है। एक लाइव उदाहरण दे देता हूं ना। अभी बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा कि भाई हम महिलाओं को सभी एग्जाम में 35% आरक्षण देंगे। ये हो गया बिहार में। इसके अलावा बिहार पहले से ही, बिहार पुलिस में आज से नहीं, मेरे ख्याल से 2006 जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, पहली या दूसरी बार कह लीजिए, मतलब पूरी रूप से उनका वो कार्यकाल जो है पहली बार पूरा हुआ था, 5 से 10 वाला। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, सत्ता में आते ही महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया। किसमें? पुलिस व्यवस्था में। इसीलिए बिहार एक ऐसा राज्य है साथियों जहां पर पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाएं हैं। क्यों? ये रिजर्वेशन दिया गया यहां पर। और ये रिजर्वेशन जो दिया गया उसको फिर आप क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। एकदम वर्टिकल को काटते हुए कर दिया गया कि भाई यहां पर 50% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को मिलेगा ही मिलेगा, बाकी पद आप लोग बांट लीजिए। क्लियर है? अब देखिए यहां पर तो 30% यहां पर है। अब इसका मतलब यह होता है कि ऊर्ध्वाधर कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC, EWS या सामान्य में से 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगे। अब इसके कहने का तात्पर्य हो गया कि 30% यहां पर दिया, तो आप कहेंगे सर जी ये बताओ 100 अगर वैकेंसी है तो 100 में से 30 पद महिलाओं के लिए चला गया? बिल्कुल चला गया। बाद बाकी 70 में आप लोग बांट लीजिए। और इसमें भी जो है SC कोटे में चयनित कुल उम्मीदवारों में से 30% महिलाएं होंगी। अब यहां पर अगर मान लेते हैं SC में, यहां पर ऐसे रख लेते हैं कि 7 नहीं, ऐसे रख लेते हैं 15 उम्मीदवार रख लेते हैं ना, तो इसका 30% उम्मीदवार जो है वह कौन होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए। इसमें SC के अंतर्गत ही ये बात, फिर यहां पर ST में भी फिर 30% और OBC में भी 30% और सामान्य श्रेणी या EWS इन सब में 30%। तो कुल मिलाकर के जो क्षैतिज आरक्षण है ना, कुल सीटों पर अलग से नहीं बल्कि हर ऊर्ध्वाधर कोटे के यहां पर अंदर अलग अलग लागू होता है। यह कहने का तात्पर्य यहां पर हुआ।
ठीक है, अब यहां पर चलिए वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होगा। चलिए वर्टिकल रिजर्वेशन की अगर बात किया जाए तो अनुसूचित जाति एससी, ये आपको इजी पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, ये इनके लिए दिया जाता है। अब ये समझिए किसके आधार पर है, ये कहीं ना कहीं कास्ट बेस के आधार पर दिया गया है ना। ठीक है, यह कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग लागू होगा। अब अलग अलग लागू होने का तात्पर्य देखिए, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन कितना 27% के आसपास, एससी एसटी के लिए अलग अलग है 15, राष्ट्रीय स्तर पर 15 और यहां पर एसटी के लिए 7.5%। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, तो अलग अलग हुआ ना। उदाहरण संविधान का अनुच्छेद 16(4). 16(4) क्या करता है साथियों, यह एक तरह से देखा जाए तो यह ऊर्ध्वाधर आरक्षण की परिकल्पना करता है और इसमें एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में क्रॉस ओवर क्या होगा, नहीं होगा कहीं से भी। यानी कि एससी के लिए आरक्षित सीटें किसे दी जाएगी, अगर क्रॉस ओवर नहीं होगा तो कहने का तात्पर्य हो गया कि जो शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार हैं उनका रिजर्वेशन केवल शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार के लिए ही होगा, उस पे कोई और नहीं आ सकता है। यह कहने की बातें यहां पर हुआ। देखिए यहां पर ऊर्ध्वाधर आरक्षण में कहा गया कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो वर्टिकल विभाजन है और क्षैतिज आरक्षण जो महिला दिव्यांग पूर्व सैनिक ये हैं, इनके लिए हॉरिजॉन्टल की व्यवस्था की गई है जो हर वर्टिकल कोटे में लागू हो जाएगा। यानी कि ओबीसी है तो ओबीसी में भी महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, 30% दिया गया है। एससी में तो आरक्षण एससी को है ही, लेकिन उनको जितना पद दिया गया उसमें भी 30% एससी के महिलाओं के लिए, ऐसे समझना है। ईडब्ल्यूएस के 10%, तो अगर ईडब्ल्यूएस के 10% कहीं पर दिया जा रहा है तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आने वाली महिलाओं के लिए फिर एक फिक्स आरक्षण, ये यहां पर बातें की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है दिव्यांग लोगों के आरक्षण को लेकर के, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बातें की गई है हमारे सामाजिक तौर पर, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि कई हाईकोर्ट जो है इस चीज को अलग अलग तरह से व्याख्या करते रहे। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने सब चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो होने वाला है अपने आप में एक नजीर होगा। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं अन्य अदालतों के लिए अपने आप में एक तरह से वो कानून बन जाता है, वो रेफरेंस में काम आ जाता है। तो कुल मिलाकर के इस पूरी व्यवस्था पर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। अगर मेरा ये वीडियो कोई दिव्यांग समूह के व्यक्ति देख रहे हैं, आप इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितने प्रसन्न हैं या आपके क्या कहने हैं ये भी बताएंगे, और लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक ताकि वो इस विषय को अच्छे से समझ सकें। आज के लिए इतना है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।